नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों मैं गोविंद मेवाड़ा और आप देख रहे हैं इतिहास की सीरीज इतिहास राजस्थान का। दोस्तों इतिहास राजस्थान का इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी में आने वाले इतिहास के सिलेबस, इतिहास के पाठ्यक्रम के बारे में। पिछले कुछ अध्याय या वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों राजस्थान का नामकरण और राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। अगर इस पाठ्यक्रम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जनरल थोड़ा सा हम पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में। उसके बाद केवल और केवल दो सभ्यताएं आपको दी गई है, और कौन कौन सी? पहली तो आपकी है कालीबंगा और दूसरी कौन सी है? आहड़। ये दो सभ्यताएं केवल आपके सिलेबस में है। आपको पहले वही मिलेगी, डीप मिलेगी, लेकिन उससे पहले जनरल जानकारी कि कौन सी सभ्यता हड़प्पा कालीन है, कौन सी सभ्यता आर्य युगीन है और कौन सी सभ्यता आपके ताम्र युगीन है। ये सारी की सारी दोस्तों हम बात करेंगे। और कुछ ऐसी सभ्यताएं भी है जो जिनमें दोनों के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम आहड़ की बात करें तो ये आपकी हड़प्पा कालीन सभ्यता भी मानी जाती है, उसके प्रमाण भी मिलते हैं। वहीं यहाँ पे ताम्र युगीन सभ्यता के प्रमाण भी मिलते हैं। और कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हैं जहां 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसी हम जनरल जानकारी पढ़ेंगे ताकि एग्जामिनेशन में कहीं डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी हड़प्पा कालीन सभ्यता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी है, तभी तो आप नहीं है निकाल पाओगे। अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन सभ्यता की तो कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। उसके बाद दोस्तों हम बात करें रंग महल सभ्यता, ये भी हनुमानगढ़ में है। उसके बाद हम बात करें बालाथल सभ्यता, तो ये भी आपकी उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है बालाथल? बालाथल उदयपुर जिले में है। उसके बाद हम बात करें गिलूंड, और गिलूंड कहाँ पर है? गिलूंड जो आपका है राजसमंद जिले में है। गिलूंड सभ्यता। और उसके बाद हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता, या इसे हम आयड़ सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ की है? ये भी उदयपुर में। ये सारी की सारी सभ्यताएं दोस्तों हड़प्पा कालीन है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्य युगीन सभ्यताओं के बारे में। आर्य युगीन सभ्यताओं के राजस्थान में ज्यादा उदाहरण नहीं है, लेकिन 2-3 उदाहरण है जहां पे हमें आर्य युगीन संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो वो कौन कौन से स्थान है देखिएगा। आर्य युगीन सभ्यता, पहला तरकान वाला डेरा। तरकान वाला डेरा ये कहां पर है? गंगानगर में। तरकान वाला डेरा सभ्यता। उसके बाद दोस्तों गंगानगर में ही अनूपगढ़। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक स्थान और आता है भरतपुर में। कौन सा है ये? नौह भरतपुर है। अब दोस्तों नौ भरतपुर की एक विशेषता है, यहाँ पे कितनी संस्कृतियों का समावेश मिला है? 5 संस्कृतियों का समावेश यहाँ मिलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी सभ्यता में या किस स्थान पर 5 सभ्यताओं या 5 संस्कृति का समावेश मिलता है, तो वो कौन सा स्थान है? नौह भरतपुर नामक स्थान पर 5 संस्कृतियों का समावेश मिलता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में। भाई हमने ये पढ़ लिया, अब हमें ताम्रयुगीन सभ्यताएं भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी थी। तो अगर हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता है पहली गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ पर है? ये सीकर में है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो कुराड़ा, और कुराड़ा कहाँ पर है? नागौर। उसके बाद दोस्तों हम बात करें पिंड पांडलिया। और उसके बाद अगली अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता, या इसी को हम क्या कहते हैं? आयड़ सभ्यता, ये कहाँ पे है? आपकी उदयपुर में। ये सारी की सारी दोस्तों जो है ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। तो अब आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे सारा का सारा क्लियरेंस है, कौन सी तो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, कौन सी आर्य युगीन सभ्यता है, और कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्लियरेंस मैंने पहले ही बता दिया, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है राजस्थान में जिनमें कितनी संस्कृतियों का समावेश है? 5 संस्कृतियों का समावेश है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप देखना आहड़ का नाम आर्य युगी, माफ कीजिए हड़प्पा कालीन में भी है और इसका ताम्रयुगीन में भी है।
तो ये आपका जो प्रमाण है ये कहता है कि ये हड़प्पा कालीन और ताम्रयुगीन दोनों सभ्यता या दोनों संस्कृति। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सभ्यताओं के मुख्य जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। देखिए कृषि विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस नो डाउट बहुत कम है, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारी जो मुख्य नींव होती है, जो हमारी फाउंडेशन होती है, वो तैयार होना आवश्यक है। आप मान लीजिए कि आपको अगर यही पता नहीं हो कि नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं, नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा कालीन में कौन सी आती है, ताम्रयुगीन में कौन सी आती है, और क्वेश्चन पूछ लिया। अब उन्होंने पूछा तो क्या था, निम्न में से कौन सी हड़प्पा कालीन सभ्यता है। अब हड़प्पा कालीन में कालीबंगा है, और उन्होंने 3 क्या दे दी, ताम्रयुगीन दे दी, लेकिन आपको ये आइडिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने केवल 2 पढ़ी थी। तो हमें क्या करना है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को तैयार करना है। और ये पिछले जो एग्जाम जितने भी हुए हैं उन एग्जामिनेशन का ये निचोड़ निकला है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन पहला पूछा जाता है नगरीय सभ्यता। अब देखिए नगरी और नगरीय, यहाँ पे दोनों कन्फ्यूजन होते हैं। क्वेश्चन पूछा नगरी का जाता है, बच्चा जवाब नगरीय का देके आता है। क्वेश्चन नगरीय का पूछा जाता है, जवाब आप नगरी का देके आते हो। क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों मिलेंगे। देखिए हम बात करते हैं, फिर इसको समझते हैं। नगरी सभ्यता जो है वो कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है नगरी, और वहां पे जो सभ्यता मिली थी उसको हम कौन सी सभ्यता कहते हैं, नगरी सभ्यता कहते हैं। अब अगली बात जो मुख्य कंफ्यूजन का कारण है वो बात करते हैं। नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं दोस्तों, कालीबंगा को नगरीय सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। ऐसे याद रख लेना, कालीबंगा क्या था, शहर था, शहर। वहां पे हम पढ़ेंगे तो वहां पे ऑक्सफोर्ड पद्धति से मकान बने हुए थे। ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या थी वो हम आगे पढ़ेंगे। वहां पे सड़कें अच्छी थी, वहां पे नालियों के निर्माण अच्छे थे। कुल मिला के अगर हम बात करें तो वो ऐसी सभ्यता थी जो हमें शहर का याद दिला रही थी, या शहर के भांति वहां के प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए उस सभ्यता को हम कौन सी सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं। उसी को हम क्या कह सकते हैं, उसको हम शहरी सभ्यता कह सकते हैं। और उस कौन सी है ये, कालीबंगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन शहरी सभ्यता के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपसे वो कंफ्यूज करने के लिए कौन सी सभ्यता पूछेगा, नगरी सभ्यता पूछेगा। नगरी हो तो चित्तौड़गढ़ और पीछे ये और लग जाए, यानी वो शहरी सभ्यता कौन सी हो गई, कालीबंगा। अब दोस्तों हम जो 2 सभ्यताएं पढ़ रहे हैं उनमें से एक शहरी है, एक ग्रामीण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण सभ्यता किसे कहा जाता है। ग्रामीण सभ्यता आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, ग्रामीण सभ्यता आयड़ सभ्यता को कहा जाता है। ये सभ्यता कहाँ पर है, ये उदयपुर में आहड़ नदी के किनारे आहड़ या नामक स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये आप कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। आपका क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं, कालीबंगा को, और ग्रामीण सभ्यता किसे कहते हैं, आहड़ को कहते हैं। अब दोस्तों हमने यह बात कर ली, कालीबंगा को नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसको ग्रामीण क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके प्रमाण जो मिले हैं 4 या 5 मकानों में एक साथ एक चूल्हा मिला। इसका मतलब ये होता है कि कि जो ग्रामीण परिवेश में जो मकान हुआ करते थे, जो संयुक्त फैमिलियां या संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उस हिसाब का संस्कृति यहाँ पे मिली है, प्रमाण मिले हैं। इसलिए आहड़ आयड़ को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि दीनहीन बस्ती सभ्यता किसे कहते हैं, तो ये कालीबंगा को दीनहीन बस्ती सभ्यता कहते हैं। अब हम बात करेंगे जब कालीबंगा पढ़ेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर एक कन्फ्यूजन, ताम्रवती नगरी और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। देखिए दोस्तों ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार, हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम ताम्रवती नगरी की बात करें दोस्तों, तो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आहड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ जितने भी प्रमाण मिले हैं हथियारों के, जितने भी धातु उपयोग के प्रमाण मिले, वो कौन सी थी, ताम्र थी, तांबा थी। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ये गणेश्वर नामक स्थान कहाँ पर है, ये सीकर में है। इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है, यहाँ पर तांबे के अथाह भंडार मिले हैं। क्या मिले हैं, यहाँ तांबे के अथाह
भंडार मिले हैं, इसलिए आइडिया लगाया जाता है कि यहाँ से बहुत सारा तांबा प्रोड्यूस हुआ होगा और जितनी भी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो है ये जननी कहलाती है। दो कन्फ्यूजन नगरी नगरीय में, दूसरा कन्फ्यूजन ताम्रवती नगरी और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रवती नगरी तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी औजार मिले थे, जितने भी उपकरण मिले थे वो किसके मिले थे? ताम्र के मिले थे। तो इसका मतलब ये यहाँ पे तांबे का उपयोग होता था, ये ताम्रवती नगरी है। लेकिन ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी रामेश्वर, माफ कीजिए, गणेश्वर सीकर में क्या मिले? हमें तांबे के भंडार मिले, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम अगली बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जामिनेशन में, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। निम्न में से किस सभ्यता को प्रथम कालीबंगा नाम दिया गया या प्रथम कालीबंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन थे आपके रंगमहल, गिलूंड, सौथी और बालाथल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए और इस क्वेश्चन को हम उठा पाए, हम कर पाए, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बीकानेर में एक स्थान है, कहाँ पर स्थान है? बीकानेर में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है सौथी, और इसी सौथी नामक स्थान को प्रथम कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली बात आती है 5 सभ्यताओं या 5 संस्कृतियों का समावेश किस स्थान पर या किस सभ्यता में मिलता है? तो नौह सभ्यता में मिलता है। ये नौह सभ्यता कहाँ है? ये भरतपुर में। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान का टाटानगर किसे कहा जाता है? ये भी आपके अब सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है। और दोस्तों जब हम एजी की बात कर रहे हैं तब भी हमने बात की थी, और हम यहाँ जीके की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता हूँ, किसी की उपमा या किसी की तुलना की जाती है तो उस स्थान पर ऐसा न ऐसा कोई कार्य होता होगा जिससे उसकी तुलना की गई है। यानी हम बात क्या कर रहे हैं? टाटानगर की। अब ये टाटानगर वास्तव में भारत में है क्या? जमशेदपुर के पास टाटानगर में दोस्तों भारत में सिक्के बनने की टकसाल कहाँ पर है? टाटानगर। अब राजस्थान का टाटानगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा कोई स्थान है जहां पर राजस्थान में क्या बनते थे? सिक्के बनते थे, सिक्कों की टकसाल थी। और ये प्रमाण कहां पर मिलते हैं? तो ये प्रमाण हमें मिलते हैं कहां पर? और ये अगर जिला पूछ ले आपसे कि कहां पर है तो ये टोंक में। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जामिनेशन में रिपीट होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। डिलक्स टाइप बर्तन राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? डिलक्स टाइप बर्तन राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? तो भीलवाड़ा जिले की बदनौर तहसील के ओजियाना नामक स्थान पर एक सभ्यता की खुदाई हुई है और उस सभ्यता में डिलक्स टाइप बर्तन निकले हैं। राजस्थान में एकमात्र स्थान है जहां पर डिलक्स टाइप बर्तनों का पाया गया है, डिलक्स टाइप बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। और ये प्रमाण कहाँ मिले हैं? भीलवाड़ा जिले के बदनौर तहसील के ओजियाना नामक स्थान पर ये प्रमाण मिले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें कि विश्व में प्रथम पशुपालन के प्रमाण कहाँ पर मिले, तो ये भी भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर या बागोर सभ्यता में विश्व में सर्वप्रथम प्रमाण किसके मिले हैं? पशुपालन। प्राचीन अवशेषों की आयु गणना किस पद्धति से की जाती है? तो वो पद्धति क्या है? रेडियो कार्बन, लिख लेना दोस्तों, रेडियो कार्बन C14 पद्धति। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्राचीन अवशेषों या प्राचीन सभ्यताओं में उम्र किस पद्धति से निकाली जाती है? तो रेडियो कार्बन C14 पद्धति से प्राचीन अवशेषों की उम्र निकाली जाती है। तो ये था दोस्तों सभी सभ्यताओं के बारे में जनरल क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे आज की इस अध्याय में कालीबंगा सभ्यता के बारे में। दोस्तों आज का ये वीडियो जो होगा जनरल सभ्यताएं प्लस कालीबंगा की सभ्यताओं के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सभ्यताएं हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभ्यताओं की हम बात करेंगे। और अगर हम हमारी प्रथम सभ्यता की बात करें तो नाम क्या है? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम दोस्तों जितना पढ़ सकते हैं, जितना हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है वो खोज किसने की थी? अब दोस्तों मैं आपको खोज के बारे में
कहीं पुस्तकों में बहुत सारी गड़बड़ या कहीं भ्रांतियां हैं, वो उसके बारे में मैं क्लियरेंस करता हूं। भ्रांतियां नहीं, वो हमारे समझने का थोड़ा सा फर्क हो सकता है कि इसकी सर्वप्रथम खोज जो की थी वो इतिहासकार एलपी टेसीटोरी, जो हमने इतिहास में इनको पढ़ा है, बीकानेर में इनकी कर्मस्थली थी और इटली के ये रहने वाले थे, इन्होंने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। लेकिन इस खोज की कोई प्रामाणिकता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर अगर सर्वप्रथम खोज की बात करें, किस आधार पर? प्रामाणिकता के आधार पर। कहने से तात्पर्य यह है कि जो हमें याद करना है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस स्थान की खोज की थी प्रामाणिकता के आधार पर, और समय पूछ लिया जाए कि कब की थी, तो कब की थी? 1952 में इन्होंने, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अब दोस्तों ये एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में आपको अक्षय कीर्ति व्यास, रतनचंद्र अग्रवाल, ब्रजवासी लाल और आपको अमलानंद घोष दे दिया जाता है। वहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एग्जाम, AO एग्जाम, AO एग्जाम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम, तीनों एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान रखिएगा। कालीबंगा सभ्यता की खोज, प्रथम खोज प्रामाणिकता के आधार पर किसने की थी? सन 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी जो है उत्खनन किसने किया था, या दोस्तों ये देख लेते हैं ये स्थान कहां पर है, कालीबंगा स्थान कहां पर है? तो गग्गर नदी के किनारे। अब दोस्तों यहां से फिर क्वेश्चन उठते हैं, गग्गर नदी के किनारे, और ये नदी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। अब दोस्तों गग्गर नदी से संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। गग्गर नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? गग्गर नदी को क्या क्या कहा जाता है? गग्गर नदी को कहा जाता है मृत नदी, गग्गर नदी को कहा जाता है सरस्वती नदी, और गग्गर नदी को कहा जाता है द्वैतवती नदी। ये इसके उपनाम है। दोस्तों इसे मृत नदी क्यों कहा जाता है? राजस्थान में जब हम नदियां पढ़ेंगे या हम नदियों की बात करते हैं, प्रवाह तंत्र की बात करते हैं, तो ये एकमात्र नदी है या सबसे बड़ी नदी है जिसका प्रवाह कौन सा होता है? अंतः प्रवाह होता है, यानी बाहर से ये नहीं दिखती है। इसका प्रवाह किस प्रकार का है? अंतः प्रवाह है, इसीलिए इसे मृत नदी, इसी को वेदों में सरस्वती नदी और द्वैतवती नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता, जिसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष ने की। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करें किस कालीबंगा नदी का, इसका सभ्यता का जो नाम पड़ा है, इस नाम का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो शाब्दिक अर्थ है किस रंग की चूड़ियां? काले रंग की चूड़ियां। ये इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तात्पर्य यह है कि इस स्थान से असंख्य काले रंग की टूटी हुई या असंख्य काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस स्थान को क्या कहा जाने लगा? कालीबंगा कहा जाने लगा। और कालीबंगा का तात्पर्य या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है असंख्य चूड़ियां। दोस्तों ये सारी की सारी बात हो गई, क्या कालीबंगा है, क्यों कहा जाता है और किसने इसकी खोज की थी। उसके बाद जो मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है उत्खनन से। इस सभ्यता का उत्खनन कब और किसने किया था दोस्तों? तो अगर हम बात करें सन 1961 से सन 1969 ईस्वी के बीच इस सभ्यता का जो है उत्खनन का कार्य हुआ था। और ये जो उत्खनन है ये कितने स्तरों में हुआ था? तो 5 स्तरों में इसका उत्खनन हुआ था। और अगर हम बात करें कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो उत्खननकर्ता पहला तो थे बीके थापर, बालकृष्ण थापर। उसके बाद हम बात करें ब्रिजवासी लाल, बीवी लाल, और उसके बाद में एक नाम और आता है MD खरे।
ये व्यक्तित्व जो हैं, ये तीन व्यक्ति जो हैं, इन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। इसके प्रमाण इनके इतिहास की बुकों में मिलते हैं कि इसका उत्खनन का कार्य कब हुआ था, 1961 से 1969 के बीच हुआ था। और उत्खननकर्ता कौन थे, बालकृष्ण थापर, बृजवासी लाल और एमडी खरे नाम के तीन व्यक्ति जो थे, इन्होंने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि गग्गर नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं, और दोस्तों गग्गर नदी का एक नाम और रह गया जो क्वेश्चन में पूछा जाता है गग्गर नदी को, कौन सी नदी को दोस्तों, गग्गर नदी को महाकवि कालिदास ने क्या कहा है, महाकवि कालिदास ने भी कुछ संज्ञा या उपनाम दिया था, और वो उपनाम क्या था दोस्तों, वो उपनाम था अंत्य सलीला। और क्यों कहा था वो मैं बता चुका हूं। इसका जो प्रवाह जो है इस नदी का, वो अंतः प्रवाह वाली नदी है, इसीलिए इस नदी को क्या कहा महाकवि कालिदास ने, अंतः सलीला कहा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि ये सभ्यता किस युगीन की थी, किस तरह की थी। तो इस सभ्यता को हमने पढ़ लिया था, ये सभ्यता किस प्रकार की थी, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता। ये किस प्रकार की सभ्यता थी, ये हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, और इसीलिए इसको सैंधव कालीन सभ्यता भी कहा जाता। हम जानते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहते हैं, सैंधव कालीन सभ्यता कहा जाता है, और इसी को सैंधव कालीन सभ्यताओं की तीसरी राजधानी कहा जाता है। कौन सी राजधानी दोस्तों, तीसरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से किस स्थान को या किस सभ्यताओं को सैंधवकालीन सभ्यताओं की तीसरी राजधानी कहा जाता है। अब इसका मतलब दोस्तों, सैंधवकालीन सभ्यताओं की तीसरी राजधानी हो गई कालीबंगा, यानी तीसरी हो गई। ये तो दो, तो फिर भी हमें ध्यान रखनी कौन कौन सी है दोस्तों। दो की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रथम राजधानी थी हड़प्पा, प्रथम राजधानी क्या थी, हड़प्पा। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी राजधानी क्या थी, मोहनजोदड़ो, और तीसरी राजधानी क्या थी, कालीबंगा। इसीलिए कालीबंगा का जो उपनाम है वो क्या है, सैंधवकालीन सभ्यताओं की तीसरी राजधानी। यहां पे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। पहली सभ्यता, पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीबंगा। अब दोस्तों उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ पे सैंधवकालीन राजधानी या सभ्यता हम इसे कहते हैं, तो इसके क्या प्रमाण मिले हैं। तो इस स्थान से हमें क्या प्रमाण मिले हैं, सैंधव लिपि के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं, सैंधव लिपि के प्रमाण मिले हैं। अब आगे हम बात करेंगे सैंधव लिपि होती क्या। दोस्तों कैसे पता लगेगा कि ये उस तरह समय की ये राजधानी थी या उस समय का ये कालीन था। अगर दोस्तों हम किसी मंदिर का निर्माण देखें तो उसके बाहर ताम्रपत्र शिलालेख या कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि ये उस वक्त में बना था, फला राजा ने बनाया था या फला कारीगर या वास्तुकार ने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों अब उस समय की जो भाषाएं चलती है, उस समय के जो उस शिलालेखों पे जो भाषाएं हैं, उसके आधार पर पता लगाया जाता है कि ये संभवतः उस समय की सभ्यता रही होगी। इसी आधार पर हम पता लगा सकते हैं। तो इस सभ्यता में हमें क्या मिले थे, सैंधव लिपि के प्रमाण मिले थे। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको सैंधवकालीन सभ्यता कहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं हम इसको, सैंधवकालीन सभ्यताओं की तीसरी राजधानी कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि सैंधव लिपि में होता क्या है। दोस्तों ये जो मुख्य चीजें हैं, यहां से आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मोस्टली बनते हैं। वैसे तो ये हर एक शब्द कभी ना कभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अगली बात करेंगे। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि सैंधवकालीन जो लिपि मिली थी, उस सैंधव लिपि का पता कैसे चलता है कि ये सैंधव लिपि थी। उसका पता कैसे चलता है कि वो सैंधव लिपि थी। दोस्तों यहाँ लेफ्ट साइड है, आप जब लिखना शुरू करते हैं तो इस तरह लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमाण मिले हैं वो दाएं से बाएं के मिले। यानी सैंधवकालीन लिपि में कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। और इसका मतलब ये क्या है, कौन सी लिपि है, ये सैंधवकालीन लिपि है।
उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो इसमें जो लेखन शैली है वो किस प्रकार की है, सर्पिलाकार शैली है। और सर्पिलाकार शैली के भी जो प्रमाण है वो किस शैली के मिलते हैं, हम सेंधव लिपि के। और इस शैली में भावात्मक चित्रों का उपयोग होता है, भावात्मक चित्रों का उपयोग किया जाता है किसी भी चीज को या किसी भी वार्ता को समझाने के लिए। यहाँ पे आपको किस प्रकार के चित्र मिलेंगे, भावात्मक चित्रों का वर्णन मिलेगा, भाव चित्रात्मक प्रयोग आपको यहाँ मिलेगा। तो ये जो सेंधव लिपि के 3 मुख्य फैक्ट हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी लिपि रही होगी, सेंधव लिपि। पहला, दाएं से बाएं यानी उल्टा। उसके बाद हम बात करें सर्पिलाकार लेखन, और अगर बात करें तो भाव चित्रात्मक वर्णन या भावात्मक चित्रों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कालीबंगा सभ्यता में हमें मुख्यतः क्या बिंदु मिले थे, किन बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी चाहिए जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ विश्व के प्रथम प्रमाण मिले हैं, वो प्रमाण की हम बात करेंगे। यहाँ पर मिले हैं ग्रिड पैटर्न प्रणाली के प्रथम प्रमाण। दूसरा यहां पर मिला है शहरी या नगरीय सभ्यता के प्रमाण। उसके बाद यहां पर मिले हैं ऑक्सफोर्ड पद्धति के प्रमाण। ऑक्सफोर्ड पद्धति के प्रमाण। उसके बाद यहां मिले हैं विश्व में प्रथम भूकंप के प्रमाण। उसके बाद यहां मिले हैं विश्व के प्रथम कपाल छेदन क्रिया, हाइड्रोस्पोरोसिस कपाल छेदन क्रिया के प्रमाण। तो हम इन कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो विश्व में सर्वप्रथम कहां पर देखे गए हैं, कालीबंगा सभ्यता में देखे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि क्या क्या ये होते हैं, क्या ग्रिड पैटर्न प्रणाली होती है, क्या ऑक्सफोर्ड पद्धति होती है। अब यहाँ पे 2 पद्धतियां पूछी जाती है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक होती है ग्रिड पैटर्न पद्धति, दूसरी पूछी जाती है ऑक्सफोर्ड पद्धति। दोस्तों ग्रिड पैटर्न पद्धति जो थी वो क्या थी, वो खेती संबंधी पद्धति थी। किस संबंधी पद्धति थी, खेती संबंधी पद्धति थी। और जो आपकी ऑक्सफोर्ड पद्धति थी ये भवन निर्माण संबंधी पद्धति थी, भवन निर्माण संबंधी पद्धति। अब दोस्तों हम यहां पे क्लियर करेंगे इसको कि ग्रिड पैटर्न प्रणाली क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व में सर्वप्रथम किस सभ्यता में ग्रिड पैटर्न प्रणाली की प्रमाण मिलते हैं, तो कहां पर मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में मिलते हैं। क्या होता है, एक निश्चित भूभाग पर, एक निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में, निश्चित भूभाग पर निश्चित समय में एक से अधिक फसल बोना, एक से अधिक फसल बोना। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका ये खेत है, मतलब भूभाग आपका समान हो गया, आपकी सीजन सेम हो गई, यानी आप देख लीजिए जैसे रबी। अब आपको इस खेत में क्या करना, आपको इस खेत में गेहूं भी बोना है और इस खेत में आपको क्या बोना है, जौ भी बोना है। ये दोनों चीजें सर्वप्रथम किसी के पास मिली थी, प्रमाण मिले थे, तो कहां मिले थे, कालीबंगा में मिले थे। इसी पद्धति को हम क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ग्रिड पैटर्न पद्धति क्या है, एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में एक से अधिक फसलों को जो बोया जाता है, इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, ग्रिड पैटर्न पद्धति कहते हैं। इसके प्रमाण कहां मिले थे, कालीबंगा में मिले थे। किस फसल के मिले थे, तो गेहूं और जौ के मिले थे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम शहरी या नगरीय सभ्यता की। तो इसका जो विकास है, ये विकास किस पद्धति के आधार पर हुआ, नगर या शहर की पद्धति के आधार पर इसका विकास हुआ। इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं या शहरी सभ्यता कहते हैं। यहाँ आपको पक्के रोड मिले, यहाँ आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली, यहाँ आपको पक्की नालियाँ मिली, यहाँ आपको समकोण काटते हुए मकान मिले, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, शहरी पद्धति कहते हैं। उसके बाद दोस्तों भवन निर्माण की ऑक्सफोर्ड पद्धति के बारे में भी कालीबंगा सभ्यता में पूछा जाता है कि ऑक्सफोर्ड पद्धति के प्रमाण सर्वप्रथम किस सभ्यता में मिले, कालीबंगा में मिले। ये ऑक्सफोर्ड पद्धति क्या है दोस्तों, भवन निर्माण की पद्धति। क्या होता है इसमें, इसमें जो मकान होते हैं ना, उसके जो द्वार होते हैं, द्वार
वो कहाँ होते हैं? पीछे की तरफ होते हैं, है ना। अपने तो मकानों में जो द्वार होते हैं वो कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ खुलते हैं, सामने की तरफ खुलते हैं, और इनके सामने की तरफ नहीं खुल के क्या होते थे? मकानों के दरवाजे क्या होते थे? पीछे की तरफ खुलते थे। ये पद्धति है। यहाँ पे फिर इसके क्या प्रमाण मिले? इसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो मकान बने थे वो किस सभ्यता या किस पद्धति के आधार पर बने थे? हमें बताना है ऑक्सफोर्ड पद्धति के आधार पर बने थे। और ऑक्सफोर्ड पद्धति किसकी पद्धति है? भवन निर्माण की पद्धति है। और अगर हम बात करें ये क्या पद्धति थी, तो इसमें क्या होते थे? मकान के दरवाजे क्या हैं? वो सामने की तरफ नहीं खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। ये पद्धति कौन सी थी? ये पद्धति आपकी ऑक्सफोर्ड पद्धति थी। और ऑक्सफोर्ड पद्धति में क्या होता था? पक्की सड़कें और चौड़ी नालियां, ये सारी की सारी आपकी किस पद्धति के मेथड में आती थी? ये आपकी ऑक्सफोर्ड पद्धति के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऑक्सफोर्ड पद्धति से मकान कहाँ बने हुए मिले हैं, तो वो कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। फिर अगली अगर हम बात करें तो कालीबंगा में प्रथम भूकंप के प्रमाण मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पे जो मकान या बस्ती पाई गई है उनमें उनकी दीवारों में जो क्रैक पाए गए हैं, जो आपकी टूटने के जो कारण पाए गए हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या आया होगा? भूकंप आया होगा। तो ऐसे प्रमाण बताए जाते हैं, ऐसे अंदाज लगाया जाता है कि आपके इस कालीबंगा सभ्यता से क्या प्राप्त हुए होंगे? भूकंप के प्रथम प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे लकड़ी से बनी हुई नालियों के निर्माण यहाँ से मिलते हैं। और अगर हम बात करें उसके बाद में कि यहाँ से खेत, जुते हुए खेतों के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। इसी स्थान से हवन कुंड में 7 वेदिकाओं या 7 हवन कुंड के प्रमाण मिले हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी किस प्रकार की थी? धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखती थी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कपाल छेदन क्रिया या जिसे हम हाइड्रोस्पोलिस रोग कहते हैं, इस रोग में खोपड़ी में छेद मिले थे। खोपड़ी में क्या मिले थे? छेद मिले थे। इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? कपाल छेदन क्रिया कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहले शल्य चिकित्सा के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। और वहाँ पे किस क्रिया के द्वारा हम अंदाज लगाते हैं कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण थे, या इस सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा के बारे में भी जानते थे? तो वो किसकी वजह से? कपाल छेदन क्रिया की वजह से। और कपाल छेदन क्रिया किस रोग में काम आती है? हाइड्रोस्पोलिस रोग में काम आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्नानघर के प्रमाण मिलते हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं क्या करते थे? पवित्र स्नान की परंपरा में विश्वास रखते थे। उसके बाद में दोस्तों इस सभ्यता को कहा जाता है सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। सौंदर्य प्रेमी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो प्रमाण मिले हैं उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो शौकीन थे किसके? सौंदर्य प्रेम के। इसीलिए इसे सौंदर्य प्रेमी सभ्यता, सौंदर्य प्रेमी सभ्यता या प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। अब दोस्तों क्या है ये? यहाँ पे जितने भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ के कब्रों से जो प्रमाण मिले हैं, वहाँ से पाउडर, लिपस्टिक, काजल इत्यादि जितनी भी सौंदर्य सामग्रियाँ हैं उनका समावेश यहाँ पाया गया है। उनके प्रमाण यहाँ पर मिले। इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि इस स्थान पर रहने वाले व्यक्तित्व या व्यक्ति किस प्रकार के प्रेमी थे? सौंदर्य प्रेमी थे। अंडाकार कब्र के प्रमाण मिलते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे निर्माण कार्य में किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया है, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया।
यहाँ पे जो प्रमाण मिलते हैं वो पकी हुई ईंटों के प्रमाण बहुत कम मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः किस प्रकार की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं, कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें किस रंग के मृद भांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, दोस्तों एक शब्द आता है हमारे यहाँ सभ्यताओं में, हम पढ़ेंगे मृद भांड। मृद होता है मिट्टी, भांड का मतलब होता है बर्तन, मिट्टी के बर्तन। तो आगे हम इस शब्द का काफी बार उपयोग करेंगे, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। कालीबंगा सभ्यता से काले एवं लाल रंग के मृद भांड, किस रंग के मृद भांड, काले एवं लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए हैं। और इसी स्थान से स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ। बहुत सारी सभ्यताएं हैं जहां से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इस स्थान से भी किस प्रकार का चिन्ह प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। जानते हैं आप सभी दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह, यह स्वास्तिक चिन्ह इस सभ्यता से भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस सभ्यता में अगर हम मूर्ति पूजा की बात करें तो मूर्ति पूजा का पूर्णतया अभाव रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जब खुदाई जिन्होंने की थी तब यहाँ पे मूर्तियों का अभाव रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी और मूर्ति पूजा का यहाँ पर अभाव रहा था। अब दोस्तों बात की जाती है कि इस सभ्यता की अंत क्यों हुआ, पतन क्यों हुआ। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो मुख्यतः बहुत सारे प्रमाण हैं, कोई भूकंप कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ था, आपके ऑप्शन में होगा प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अब दोस्तों वो प्राकृतिक आपदा बाढ़ हो सकती है, क्योंकि गग्गर नदी, सरस्वती नदी उस वक्त बहा करती थी। वो प्राकृतिक आपदा कोई भारी रोग महामारी हो सकता है, या वो प्राकृतिक आपदा भूकंप हो सकती है, क्योंकि यहाँ की जो दीवारों पर है वो क्रैक्स मिले हैं, वो भूकंप के प्रमाण हमें मिले हैं। तो ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, केवल हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था वो किस कारण हुआ था, प्राकृतिक आपदाओं के कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके जो प्राप्त अवशेष हुए थे उनके लिए सरकार ने एक संग्रहालय की स्थापना की थी, और इस संग्रहालय की स्थापना 1987 में की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1987 में हुई थी। क्यों हुई, क्योंकि यहाँ से जितने भी अवशेष प्राप्त हुए उनको किसी स्थान पर रखना आवश्यक है। तो कालीबंगा सभ्यताओं के अवशेष पर 60 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। क्या किया, डाक टिकट जारी किया। और कब कर दिया, तो 1961 में कर दिया। दोस्तों राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में हम पढ़ेंगे कि कब कब डाक टिकटों पर राजस्थान के किसी बिल्डिंग, किसी इमारत, किसी व्यक्तित्व और किसी वाद्य यंत्र पर कब कब डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किए, ये सारी की सारी हम बातें करेंगे एक स्पेशल वीडियो में। लेकिन जब हम स्पेशल यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमें याद होना चाहिए कि कालीबंगा सभ्यता की संग्रहालय 1987 में बना और 1961 में डाक विभाग ने 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। तो दोस्तों ये था सारा का सारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कालीबंगा सभ्यताओं के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य